सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द नमस्ते इंग्लिश एकेडमी। तो आज आई होप कि आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आई होप कि सभी लोग पूरे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे करते रहना है, बस कुछ दिन का दूरी है, उसके बाद युद्ध में तो जाना ही है। तो दैट्स व्हाई आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होता है, जो कि हमारे स्क्रीन पर रहा ये, जो कि क्या है देखो, हाउ टू राइट एसे राइटिंग। कि एसे राइटिंग को हम कैसे लिखेंगे, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर करेंगे जी? तो जोर से बोलिए कितने मार्क्स का? तो 8 मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मोस्टली बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कत होता है एसे राइटिंग। वो डायरेक्ट अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक्स आता है तो फटाक से कलम उठा के बस लिखना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है? तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इज एस इजी ऐसे मेथड बाय एज यूजुअल माय नेम। चलेंगे फटाफट। यहां पे पॉइंट्स हम शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जितने भी नए लोग इस वीडियो को देखते हैं, कृपया आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस प्रकार से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लगातार लाते रहूं, है ना। और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्पफुल हो, राइट। तो आज एसे का डर पूर्ण रूप से खत्म करना है। तो आप देखेंगे कि एसे जो होता है वो हम 2 पॉइंट्स में लिखते हैं, राइट। तो हम यहां पे देखेंगे इसका पहला पॉइंट्स क्या है। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले विषय को समझे। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि 1-2 लाइन देखे और फटाक से कलम उठा के लिखना शुरू कर दिए, और बीच में 2 लाइन जैसे लिखते हैं उसके बाद दिमाग में सोचते अब लिखे क्या। इसलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि जो भी हमको 4-5 टॉपिक्स दिया रहता है, उसके टॉपिक्स को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके विषय के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, राइट। दूसरा पॉइंट है रीड द टॉपिक केयरफुली। उस टॉपिक को हम बहुत केयरफुली उसको पढ़ेंगे, ध्यान से। क्या क्या पढ़ना उस पर देखेंगे जरा। आइडेंटिफाई, उसको पहचानना। व्हाट इज द टॉपिक अबाउट, कि वो टॉपिक एक्चुअली किस बारे में है। क्या वो कोविड-19 के बारे में है, क्या वो इंडियन फेस्टिवल के बारे में है। तो ये हम सबसे पहले उसमें देखेंगे और उसको समझेंगे कि मैं किस प्रकार इसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इज इट अबाउट प्रॉब्लम, पर्सन, प्लेस, इवेंट और ओपिनियन। और पार्टिकुलर जो पॉइंट्स हमारा रहेगा वो क्या है, आखिर में है क्या। वो किसी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है, क्या वह किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है, क्या वो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, या किसी इवेंट के बारे में बात कर रहा है, या फिर किसी प्रकार का ओपिनियन का बात कर रहा है। यानी कि जैसे आपको इंडियन फेस्टिवल आ गया, इवेंट्स में आ गया, किसी प्लेस की आप बोलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखो, किसी व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में लिखो, किसी प्रॉब्लम यानी कोविड-19 के बारे में लिखो। तो आपको सबसे पहले हमको टॉपिक को समझना पड़ेगा कि हमको इस टॉपिक में कहा क्या गया है, राइट। तो एग्जाम का एक टिप मैं दे देता हूं एसे राइटिंग का। देखो मजाक नहीं है, एसे राइटिंग 8 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। आपको एक प्रॉपर तरीका में लिखना पड़ेगा ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। नेवर स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली, थिंक फॉर 1 and 2 minutes। आपको एग्जाम में जैसे आप पार्टिकुलर क्वेश्चन देखते हो, आप फटाफट कलम उठाते हो और वहां पे लिखना शुरू कर देते हो। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इमीडिएटली लिखना शुरू नहीं करना है। हमको 1 से 2 मिनट समय लेना है और उस टॉपिक के पार्टिकुलर जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, 3, 4, 5 जितने भी दिए हुए, उस पर हम सबसे पहले बढ़िया से उसको सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंट अगर फील कर रहे हैं कि हाँ पार्टिकुलर 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है, तो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन। तो क्या मैं इस पे लिख सकता हूं? अगर आपका इनर सोल या आपका नॉलेज या आपका इंफॉर्मेशन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल इस पर लिख सकता हूं, तभी उस टॉपिक को हम टच करेंगे, राइट। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। स्टेप नंबर 2 आएंगे। स्टेप नंबर 2, मेक अ रफ आउटलाइन। मन में एक ढांचा बना ले कि आपको पार्टिकुलर्स एक ढांचा, स्ट्रक्चर बनाना है। वो स्ट्रक्चर क्या क्या होगा देखेंगे। बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले डिसाइड करना है। क्या क्या डिसाइड करना है? इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन पे यूज करेंगे। व्हाट विल आई से फर्स्ट, कि सबसे पहले हमको क्या वहां पे लिखना है, सबसे पहला लाइन हमको क्या लिखना है वहां पे, वो हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे। जो कि लाइन एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट, है ना, टू द पॉइंट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए बताइए जरा। क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर होता है वह स्टार्टिंग और
एंडिंग को ही ज्यादा बढ़िया से देखता है, एंडिंग को ही बढ़िया से देखता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छा से लिखना पड़ेगा। बॉडी, मेन पार्ट्स, 2 और 4 मेन पॉइंट्स, 4-5 मेन पॉइंट्स आपको पकड़ लेना है और उसको लिखना है। कंक्लूजन, फाइनल ओपिनियन एंड सजेशंस, कि आप अपने तरफ से क्या ऐड कर सकते हो, क्या सजेस्ट कर सकते हो, क्या ओपिनियन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलेंगे, इसके लिए भी एक गोल्डन रूल देंगे हम, क्या है, एन ऐसे क्या, इंट्रोडक्शन प्लस बॉडी प्लस कंक्लूजन्स, कि आप बिगिनिंग करते हो, शुरुआत करते हो, उसके बाद उसका मुख्य भाग लिखते हो और उसके बाद अंतिम में आप कंक्लूजन्स में इसको खत्म कर देते हो, निष्कर्ष जिसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे, क्या है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा, राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, भूमिका, है ना। हम पहली बात बता रहे हैं कि ऐसे जब आप लिखना शुरू करते हो कि उस पे आपको पहले तो क्या करना है, 1 से 2 मिनट बढ़िया से थिंक करना है उस पे, है ना, उस पे सोचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके इंट्रोडक्शंस को बढ़िया से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शंस शुड क्या क्या होना चाहिए, डिफाइन द टॉपिक, टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कोविड-19 में है ना, तो उसका मेन टॉपिक्स हम लिखेंगे। मान लो इंडियन फेस्टिवल दे दिया तो उसका मेन पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया, इस टाइप का लाइंस आपको ऐड करना होगा वहां पे। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, लास्ट में हम उसको देखेंगे। उसके बाद है, देखो ध्यान से, इसमें क्रिएट इंटरेस्ट, आपको उसको थोड़ा सा मजेदार बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। मजेदार कैसे, बी 3 and 4 लाइन ओनली, कि आपको उस लाइन को 3 से 4 लाइन में आपको बहुत ही ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश का यूज नहीं करना है, नॉर्मल इंग्लिश का यूज करना है और उसको इजी में बनाना है बहुत अच्छा से तरीका से। यू कैन स्टार्ट विथ, किस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं जी, ये भी मैंने यहां पे दे दिया है। तो देखो किस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्या होगा, अ जनरल स्टेटमेंट, अ फैक्ट, अ फेमस सेइंग, है ना, कि आप जनरल, जैसे मान लो कि दीपावली दे दिया, तो दीपावली इज इन अ वेरी बिग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया, है ना। अब मंथ्स उसमें मेंशन कर देना, मंथ्स ऑफ नवंबर एंड ऑल दिस। अब एक पावरफुल लाइन सबसे पहले ऐड करोगे, पावरफुल स्टेटमेंट्स, फैक्ट ऐड करोगे, है ना, किसका वर्शिप किया जाता है, इन सब चीजों का फैक्ट ऐड करोगे। उसके बाद फेमस सेइंग, उसके रिलेटेड कोई भी बढ़िया बढ़िया जो लाइन होता है वो आप ऐड करोगे, है ना। आई होप कि आप सबको क्लैरिटी आ रही होगी। अब आएंगे इस पॉइंट्स में, तो हमको यहां पे क्या करना है, राइट द बॉडी पैराग्राफ, मुख्य भाग को लिखना है। कैसे लिखना है, राइट 2 और 4 पैराग्राफ, है ना, आपको पॉइंट वाइज करके पैराग्राफ वाइज लिखना है। इच पैराग्राफ शुड डिस्कस द वन मेन पॉइंट्स यूज। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि ईच एंड एवरी पैराग्राफ में हमको कुछ न कुछ मेन पॉइंट्स को रखना है, ताकि जो एग्जामिनर का जो अटेंशन हम ग्रैब कर पाए, है ना। आप पार्टिकुलर कुछ भी लिखते हो, आपको उसमें किसी प्रकार का ना टेंस का आप सोचते हो, ना आप प्रीपोजिशंस का सोचते हो, ना आप कंजक्शन का सोचते हो, आप सीधा कलम उठाते हो और लिखना शुरू कर देते हो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको मेन पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करना होगा। अब यूज कैसे करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस का यूज करेंगे। क्लास में मैंने बता रखा है कि जिसको टेंस बढ़िया से आ गया वो ऐसे राइटिंग बढ़िया से लिख सकता है ना। अब लिख सकता है कैसे, जो भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहा है हिंदी में, उसको आप ट्रांसलेट करोगे किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, है ना। उसके बाद देखो एग्जांपल्स भी ऐड करते जाएंगे। फैक्ट्स इज इफ पॉसिबल्स, है ना, फैक्ट्स भी ऐड करेंगे। जैसे मान लो दिवाली है, वी फायर क्रैकर्स ऑन द दिवाली एंड ऑल दिस, वी फायर दिया एंड ऑल दिस। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा बढ़िया से। एग्जाम टिप, चलो एक और टिप मिल देते यहाँ पे। एग्जाम टिप में क्या रहेगा, डू नॉट राइट एवरीथिंग इन वन पैराग्राफ, है ना, कि आप लोग आमतौर पे क्या करते हो, यहां से शुरू करते हो यहां पे खत्म करते हो। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि एग्जामिनर सबको एक ही पैराग्राफ में मान लेता है। तो आप इसको क्या करोगे ना, पॉइंट वाइज बना दोगे, है ना, पॉइंट 1 यहाँ पे, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। याद रखो आपने 10th में जैसे व्याख्या कैसे लिखते थे आप, उसी प्रकार से आपको इसको लिखना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ये बहुत ही मजेदार है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्टेप 5, राइट अ गुड कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स मतलब होता है निष्कर्ष, कि आपने इस पार्टिकुलर चीज को जो लिखा है उसका निष्कर्ष आपके दिमाग में क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो क्या, समराइज मेन आइडियाज, आपको मेन आइडिया को समराइज करना पड़ेगा, मुख्य विचार को समराइज करना पड़ेगा। जैसे पार्टिकुलर मैंने एग्जांपल ले रखा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। क्या क्या होगा, ओपिनियन, आपका जो मत होता है, सजेशन, जो आपका सुझाव होता है, होप फॉर द फ्यूचर, कि पार्टिकुलर चीज में उसमें हम अपना फ्यूचर भी ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने क्लास में भी बार बार बताया है कि हम
ऐसे जो लिखते हैं वो दो बेसिस पे लिखते हैं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इमेजिनेशन के बेसिस पे। तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करना होगा। टिप्स, नेवर इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया इन द कंक्लूजन्स, कि आप जो पार्टिकुलर ऊपर से लिखते आ रहे हो उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, नया कुछ उसमें ऐड नहीं करना है। चलेंगे अब चेक लैंग्वेज एंड लेंथ, भाषा और लंबाई। तो हमको भाषा कैसा रखना है, एकदम सिंपल इंग्लिश का यूज करना है। जैसे हम बोलेंगे दिवाली पूरे भारत में मनाया जाता है ना, तो यूज करेंगे वहां पे नॉर्मल सेंटेंस कि मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है, मान लो ग्रैंड मदर पे आगा, माय ग्रैंड मदर टेल्स मी ए स्टोरी, है ना। आप इस नॉर्मल सेंटेंसेस को आप यूज करोगे और उसको सेंटेंस से पैराग्राफ में बनाते जाना है, पैराग्राफ में बनाते जाना है। पैराग्राफ एक के बाद एक जुड़ते जाएगा, आपके सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, तो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत बड़ी यहाँ पे बात लिखा गया है, क्या, स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लाइन को लिखते लिखते गलत हुआ, फटाक से काट दिए, फिर यहां से लिखे, फिर फटाक से काट दिए, फिर यहां से लिखे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि जो आपका एसी राइटिंग है वो थोड़ा भद्दा दिखना शुरू हो जाएगा, गंदा दिखना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से जो एग्जामिनर होगा वो पूरा 8 का 8 नंबर आपको नहीं देने वाला है। तो आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन स्पेलिंग को भी रखना पड़ेगा। प्रॉपर ग्रामर्स, आपको प्रॉपर ग्रामर्स लिखना है। जैसे माय ग्रैंडमदर, वहां पे इज लगाना है तो आप आर लगा दे रहे हो, कहीं पे वाज लगाना है तो वर लगा दे रहे हो, कहीं पे हैज लगाना है तो हैव लगा दे रहे हो। तो ये सब भी क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएगा। तो इस पे भी आपको ध्यान देना, क्योंकि मैंने टेंस आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रखा है, राइट, टेंस बेसिक से पढ़ा रखा है। तो आपके दिमाग में इतना जरूर होगा कि आप टेंसेस को आसानी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप डर की वजह से आप इसको आगे तक नहीं ले जा सकते हो। स्टिक टू वर्ड लिमिट 150 to 300 वर्ड्स इन एग्जाम्स, है ना। तो 8 नंबर का है तो एटलीस्ट आपको 150 से 300 वर्ड्स में आपको लिमिट में रखना पड़ेगा आपके पूरे पैराग्राफ को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा आ जा रहा है, देखिए ध्यान से इसका। हाँ, गुड मार्क्स क्या है, क्लियर हैंडराइटिंग। सबसे पहले तो हमारा हैंडराइटिंग बहुत साफ होना चाहिए ताकि हम एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाए और नंबर हम आसानी से ग्रैब कर सके। देखो, आई रिपीट अगेन, स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज काइंड ऑफ आर्ट, एक प्रकार का कला है जो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, आपको ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है। सिंपल वोकेबुलरी, आपको जब भारी भरकम वर्डों का यूज नहीं करना है, वो वर्ड्स को यूज करो जो आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो करेक्ट स्पेलिंग के साथ। प्रॉपर पैराग्राफिंग, आपको पैराग्राफिंग एकदम प्रॉपर तरीका से लिखना है ना, कहीं इधर से काट दिया उधर लिख दिया, उधर से काट दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट कंटेंट्स, राइट, आपको थोड़ा सा कंटेंट से मिलता जुलता टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। मान लो आम पे लिख रहे हो, जाके लीची उधर में ऐड कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नो कटिंग ओवर राइटिंग्स, आपको बीच में किसी भी प्रकार का कट वट नहीं लगाना है और ओवर राइटिंग भी नहीं करना है। ये 1 2 3 4 5 स्टेप को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसके थ्रू आपको लिखना है। याद रखिए बच्चों, 8 मार्क्स बहुत होता है और ये 8 मार्क्स आपको बिल्कुल जाने नहीं देना है, पूरा का पूरा मार्क्स ग्रैब करना है। चलेंगे अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे कैसे हम ऐसे राइटिंग को लिखते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा सभी लोग ध्यान से। तो आप देख सकते हो एक ऐसे राइटिंग है, क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो अब यहां पे मैंने कोई भी भारी वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स को यूज किया है जो आप यहां पे देख सकते हो। चलेंगे, पहला हम देखेंगे यहां पे लाइन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या लिख दिए जी, इंट्रोडक्शन लिख दिए है। तो क्या इंट्रोडक्शन, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब बताइए तो कौन बच्चा बोलेगा कि इसमें भारी लाइन या वर्ड मैंने यूज करा है। क्या लिखा, एजुकेशन प्लेज। अब देखो प्लेज टेंस आया कि नहीं, इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट करता है तो हम लिख दिए प्ले में क्या जोड़ दिए, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, कि मानव जीवन में, मानव जाति के जो जीवन में वो सबसे बड़ी जो मुख्य भूमिका जो उनके जीवन में प्ले करता है, मतलब भूमिका निभाता है, वो कौन है जी, तो एजुकेशन है। देखिए कितना सुंदर लाइन हो गया, एक लाइन हो गया पूरा ये। अब इसको फुल स्टॉप के बाद फिर लिखेंगे, इट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये फाउंडेशन है, जैसे घर बनने का फाउंडेशन क्या होता है, पिलर होता है ना, उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट का मुख्य फाउंडेशन क्या है जी हमारा, ये क्या है, तो एजुकेशन है, क्या, प्रोग्रेस का और उसके डेवलपमेंट का,
जो भी उन्नति हम लोग आज करके यहां तक पहुंचे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, राइट। तो कितना अच्छा लाइन लिखा है इसने। अब देखो, एन एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन बेटर वे। तो अब देखो कितना अच्छा, एन एजुकेटेड, यहां पे हम क्या यूज कर दिए, तो आर्टिकल्स का यूज कर दिए। एजुकेटेड मतलब क्या, ईडी लग गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो हम लगा दिए क्या, एजुकेटेड। पर्सन कैन, कर सकता है, अंडरस्टैंड क्या, द वर्ल्ड इन अ बेटर वे, कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो शिक्षा को है बेहतर तरीका से समझ सकता है, उसको मतलब जी सकता है और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, राइट। अब देखेंगे आगे, चलिए अब हम बॉडी में आ जाएंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन लिखे, अब दूसरा हम बॉडी पे आ जाएंगे। क्या, एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स। तो एजुकेशन क्या मदद करता है जी, एजुकेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ मार्क्स उठाना, राइट। क्या आप मार्क्स स्कोरिंग करते हो और आप खुश, समाज खुश, घर वाले खुश? नहीं, हमको दोनों करना है, मार्क्स के साथ साथ नॉलेज भी। तो वहां पे देखो, एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स। तो एक व्यक्ति को नॉलेज देने में और साथ में उसको स्किल देने में कौन मदद करता है, तो एजुकेशन मदद करता है, यानी कि शिक्षा मदद करता है। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव्स थिंकिंग पावर। तो ऑटोमेटिकली अगर आप पर्टिकुलर्स आप एजुकेटेड हो जाते हो तो आप किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हो, राइट। आपके अंदर एक काइंड्स ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। देखो अब यहां पे देखेंगे, स्पेलिंग करेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस का स्पेलिंग देख लेंगे। इंप्रूव्स का थिंकिंग पावर, आपने सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है। थ्रू एजुकेशन मतलब एजुकेशन के द्वारा पीपल लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब शिक्षा के द्वारा, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो लोग होता है, व्यक्ति होता है, वह सही और गलत में अंतर स्पष्ट कर सकता है, राइट। कितना सिंपल है। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल। अ कंट्री विथ एजुकेटेड सिटीजन्स ग्रोज फास्टर। तो एक देश में जहां पे देखो, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। तो हमने भारत इज माय होम में क्या पढ़ा था, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोलते हैं कि एजुकेशन ही वो जरिया है जिसके द्वारा एक कंट्री का उन्नति हो सकता है। तो वही लाइन तो लिख दिए ना कि आवश्यक है फॉर किसके लिए, प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र के विकसित होने के लिए उसमें एजुकेशन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अ कंट्री विथ एजुकेटेड सिटीजन ग्रोज फास्टर। और वैसा कंट्री जिसमें उसके सिटीजन मतलब होता है नागरिक, अगर पढ़े लिखे हैं तो वो बहुत तेजी से क्या होता है, ग्रोथ करता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड द साइंटिस्ट आर द रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन। ये पार्टिकुलर जो व्यक्ति जो यहाँ पे नाम लिखा है अलग अलग प्रोफेशंस का, कौन, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड साइंटिस्ट आर द रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन। के यहाँ पे जो शिक्षा का जो मुख्य तौर पे जो उदाहरण दिया गया है, एक बेहतर समाज का निर्माण करने में कौन कौन है, डॉक्टर, इंजीनियर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नंबर्स ऑफ प्रोफेशन आर देयर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहां से यहां लिखने में क्या मैंने किसी प्रकार का भारी भरकम वर्ड का यूज किया, बिल्कुल नहीं। ये सारे वर्ड्स आप जान रहे हो, यहाँ पे एक भी अलग से मैंने ऐड नहीं किया है। और आप देख सकते हो, पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरा मैंने बॉडी लिखा। अब हम चलते हैं नीचे। एजुकेशन ऑल्सो रिमूव्स सोशल इविल्स लाइक पॉवर्टी, है ना, सुपरस्टिशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स। तो शिक्षा क्या करता है जी, तो साथ में एक सोशल इविल्स को मतलब समाज की कुरीतियों को भी हटाता है, गरीबी को हटाता है, सुपर भेदभाव को भी हटाता है एंड बेरोजगारी को भी हटाता है। इट हेल्प्स पीपल टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और जो शिक्षा होती है समाज में लोगों को एक बहुत ही जिम्मेवार नागरिक तौर पे बनाता है। कितना सिंपल है, बताओ इसमें अभी सभी लोग बताएंगे क्या मैंने इसमें कोई नया भारी भरकम वर्ड्स को यूज किया है क्या, बिल्कुल नहीं। ये सारे वर्ड्स वही है जो आप लोग डेली सुनते हो, है ना। इसको बस सही तरीका से सही जगह पे प्लेस कर देना है। कंक्लूजन्स क्या क्या है, निष्कर्ष हमारा। इन कंक्लूजन्स एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कि आप पार्टिकुलर इतना लिखे हो तो इसके आप कहना क्या चाहते हैं इस बात से, इसका कंक्लूजन्स लेना है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस एंड डेवलपमेंट। तो शिक्षा क्या है जी, तो ये है सक्सेस, चाबी है। चाबी किस चीज का चाबी है जी, सक्सेस का और उन्नति का। एवरी चाइल्ड शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। और हर एक बच्चे का अधिकार है कि वह प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करे, प्रॉपर शिक्षा प्राप्त करे, है ना। द
Governments and society must work together to spread education for a better futures। तो यहाँ पे क्या बोला कि सरकार और साथ में समाज का भी, है ना। आज में देखो जो समाज के स्तर में मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को जो शिक्षा से बहुत पीछे चले जा रहे हैं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत हावी होते जा रहा है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि सोसाइटी और साथ में जो गवर्नमेंट्स होती है, गवर्नमेंट्स को दोनों मिलके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, है ना, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए बेटर फ्यूचर के लिए। किसी भी स्टेट या कंट्री या किसी भी घर में अगर वहां का बच्चा पढ़ लिखता है तो उस घर की पूरी स्थिति बदल जाती है। अब लास्ट हम एक सिंपल सा एक फॉर्मूला देते हैं, क्या है हमारा? थिंक, प्लान, राइट एंड रिवाइज। तो सिंपल आप 4 स्टेप रख लीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। क्या पहले सोचना है बढ़िया से उसको, है ना, फिर प्लान करना है कि हमको लिखना किस मेथड में है, फिर राइट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, उसको देखना है बढ़िया से कि मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, उसको बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके थ्रू आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीका से आप अपना ऐसे राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अब इससे मुझे नहीं लगता कि इससे आसान मेथड भी कुछ होता है, राइट। इससे भी कोई आसान मेथड होता है ऐसे राइटिंग के लिए। तो आप अगर इस पॉइंट्स को समझ लेते हो, आप 4 5 8 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से ग्रैब कर सकते हो, है ना। और रही बात कि याद रखो अपने ब्रेन को जितना एक्सक्यूजेस दोगे ये उतना ज्यादा आपको उलझनों में डालेगा, राइट। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स जो बताया है आप उसको देखोगे, समझोगे, सीखोगे और खुद से सभी को होमवर्क के तौर पे मैं एक दे रहा हूं, कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक उठा के आपको उस पे, है ना, एक ऐसे राइटिंग लिखना है जो कि 8 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग सबको पैराग्राफ बनाना है, राइट। याद रहे ये जो पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाया है इसमें एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। That means you have to grab all the 8 marks from this PDF. I mean from your examinations. All you have to go to what? How many marks? 8 marks from your examination in your examinations. So याद रखिएगा आपको ये सब पॉइंट्स को फॉलो करना है, एकदम इजी स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, ठीक है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो काइंडली चैनल्स को क्या करेंगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, समझे बात। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में या जो भी, ताकि उनको इन सब चीजों को सीखने में बहुत आसानी हो। और रही बात, सभी लोग कल अगर जिसने भी लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आप लोग सभी लोग होमवर्क में खुद से एक पार्टिकुलर कोई भी ऐसे लिख के लाओगे, वो मैं चेक करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।